हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना बातचीत का प्रमुख विषय है मुगल कालीन प्रशासन के बारे में अध्ययन करना। दोस्तों, इससे पहले हमने मुगल कालीन प्रमुख ग्रंथ, पुस्तकें, कला, संस्कृति और साहित्य उनके बारे में अध्ययन किया है। आज दोस्तों हम मुगल काल का प्रशासन पढ़ेंगे कि किस प्रकार मुगल काल का प्रशासन अनेक सूबों में बटा हुआ था, किस प्रकार साम्राज्य परगनों में बटा हुआ था, फौजदार कौन होता था, बादशाह या पादशाह कौन होता था। इन सभी पदों की जानकारी दोस्तों आज की वीडियो क्लास में हम देखेंगे। आइए दोस्तों वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, मुगल कालीन प्रशासन प्रशासन का साधारणतः अर्थ लिया जाता है दोस्तों सरकार से, सत्ता से या गवर्नमेंट से, कि मुगल काल की जो गवर्नमेंट थी वो किस टाइप की थी, किस प्रकार मुगल कालीन सरकार का संचालन होता था। इसी के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मुगल कालीन प्रशासन दोस्तों निरंकुश प्रवृत्ति का था या निरंकुश प्रकृति का था। निरंकुश का मतलब होता है दोस्तों एकदम केंद्रीय सरकार। कैसी सरकार? केंद्रीय सरकार। किसी भी देश की ऐसी सरकार जिसमें पूरे देश के अंदर केवल एक ही गवर्नमेंट होती है और वो केंद्रीय गवर्नमेंट होती है। कुल मिला के बात यह है कि सभी प्रकार के अधिकार एक ही व्यक्ति के अधीन होते थे या एक ही व्यक्ति के नेतृत्व में होते थे। आमतौर पर इसे तानाशाही सरकार भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुगल कालीन शासन व्यवस्था निरंकुश होती थी। इसमें जो नियम होते थे वो अत्यधिक कठोर होते थे और उनकी पालना पर विशेष बल दिया जाता था। यदि कोई भी व्यक्ति निरंकुश सरकारों के द्वारा बनाए गए कानूनों का उचित पालन नहीं करता था तो ऐसे व्यक्तियों को कठोर सजाएं दी जाती थी, दंड दिए जाते थे। जैसे उदाहरण के लिए उनकी हत्याएं कर देना, उन्हें फांसी पर लटका देना आदि सजाएं होती थी दोस्तों। तो मुगल कालीन प्रशासन व्यवस्था एक तो निरंकुश प्रकृति की थी, ये केंद्रीय सरकार थी, मतलब पूरे देश पर एक ही व्यक्ति का कंट्रोल होता था। और ये दोस्तों राजतंत्र सरकार थी भाई। कैसी सरकार थी? राजतंत्र। दोस्तों, प्राचीन समय में जितने भी साम्राज्य हुए हैं या राजवंश हुए हैं उनमें शासन का जो प्रकार होता था दोस्तों राजतंत्र ही होता था। शासन के प्रकारों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक तो राजतंत्र होता है, एक लोकतंत्र होता है। इसके अलावा दोस्तों अपन सैनिक शासन में भी बांट सकते हैं या तानाशाही सरकारों में भी बांट सकते हैं। राजतंत्र में तो क्या होता था दोस्तों, राजा जैसे किसी भी राजवंश का शासक बन जाता था या किसी भी वंश का शासक बन जाता था राजा। फिर जैसे ही राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उसका बड़ा बेटा उसकी जगह राजा बन जाता था, फिर उसका बेटा उसकी जगह राजा बन जाता था। इसलिए शासन के जो पूरे अधिकार होते थे वो एक ही राज परिवार में होते थे या एक ही राज परिवार के अधीन होते थे। ऐसी शासन व्यवस्था को तो राजतंत्र कहा जाता है भाई। ठीक है। एक दूसरी शासन व्यवस्था होती है दोस्तों लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था या प्रजातंत्र या इसे डेमोक्रेसी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो लोकतंत्र होता है वो लोक कल्याणकारी हितों पर आधारित होता है। यानी इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि उस देश या उस क्षेत्र का विकास जनता के हितों को, जनता के लोक कल्याणकारी कार्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाए। ऐसा कोई विकास ना किया जाए जिससे जनता के हितों को हानि पहुंचे। लोकतांत्रिक देशों की सबसे बड़ी ताकत जनता में होती थी दोस्तों, यानी अंतिम शक्ति जनता में होती है लोकतांत्रिक देशों में। कुल मिला के बात यह है कि यहां शासन जनता के लिए बनता है, जनता के द्वारा ही सरकार चलाने वाले व्यक्तियों का चुनाव होता है और जनता ही सरकार में जिन व्यक्तियों को चुनती है उनको हटाने का अधिकार भी रखती है। अर्थात लोकतांत्रिक देशों में सत्ता की अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है।
जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा है ना दोस्तों कि लोकतंत्र में शासन जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, वही व्यवस्था होती है। एक होती है दोस्तों सैनिक शासन। सैनिक शासन के अंदर दोस्तों जो सेना होती है, जो डिफेंस होता है या जो फोर्स होती है, पूरे देश की शासन व्यवस्था को अपने अधीन कर लेती है। जैसे उदाहरण के लिए रोलेट एक्ट के विरोध में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, या जो उस टाइम पे जो खिलाफत आंदोलन हुए थे, वहां दोस्तों अमृतसर पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था, या सैनिक शासन लागू कर दिया गया था। इसे ही दोस्तों सैनिक शासन कहते हैं। थोड़ी देर पहले बताया मैंने लोकतांत्रिक शासन, और उससे पहले बताया मैंने आपको राजतंत्र। इनमें दोस्तों जो सबसे बेस्ट शासन होता है वो लोकतंत्र होता है, या लोकतंत्रात्मक शासन होता है। आज दुनिया के ज्यादातर देशों में दोस्तों लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपना ली जा चुकी है, लेकिन जो राजवंश होते थे उसमें दोस्तों निरंकुश सरकारें होती थी, केंद्रीय प्रभुत्व होता था और राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली अपनाई जाती थी। तो मुगल काल भी दोस्तों ऐसी ही शासन व्यवस्था वाला एक साम्राज्य था। मुगल काल के प्रशासन को जदुनाथ सरकार ने फौजी सरकार नाम दिया है भाई। ये अच्छा सवाल साबित हो सकता है आपके लिए कंपटीशन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए कि मुगल काल के प्रशासन को फौजी सरकार नाम किसने दिया है भाई? जदुनाथ सरकार ने इसे फौजी सरकार कहा है। अब ये जानकारी कहां से मिल गई अपने को कि जदुनाथ सरकार ने मुगल कालीन प्रशासन को या मुगल कालीन गवर्नमेंट को फौजी सरकार नाम दिया है? ये जानकारी मिलती है दोस्तों जदुनाथ सरकार के द्वारा लिखी गई पुस्तक से, और इस पुस्तक का नाम है द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, द मुगल प्रशासन या द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। ये किताब जदुनाथ सरकार ने लिखी, और इस किताब में जदुनाथ सरकार ने मुगल प्रशासन के बारे में कहा है कि यह एक फौजी सरकार थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। मुगल काल में जो सबसे बड़ा पद होता था उसे बादशाह कहा जाता था, या इसी को दोस्तों पादशाह कहा जाता था। देखो दोस्तों होता क्या था, इस्लाम धर्म में कोई भी जो सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है वो दोस्तों खलीफा को माना जाता है भाई। किसे माना जाता है? खलीफा को। और खलीफा का जो हेड ऑफिस है ना, इसका जो मुख्यालय है, जहां खलीफा की शक्ति का जो प्रमुख केंद्र है, वह दोस्तों तुर्की के किस्तंतुनिया शहर में है भाई। ठीक है, और सही अर्थों में देखा जाए तो खलीफा इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक नेता होता था भाई। इस्लाम धर्म में सबसे बड़ा धार्मिक नेता किसे माना जाता है? खलीफा को माना जाता है। और जो खलीफा का मुख्य केंद्र है वह तुर्की देश के किस्तंतुनिया शहर में स्थित है भाई। ठीक है, जो मुगल कालीन शासक थे ना, इन्होंने दोस्तों इस खलीफा के आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया। मुगल काल के जो शासक होते थे उन्होंने इस खलीफा के अधिकार को, या खलीफा की जो गवर्नमेंट थी या खलीफा का जो आधिपत्य था उसको स्वीकार करने से साफ साफ मना कर दिया भाई। किन्होंने? मुगल कालीन शासकों ने। और मुगल कालीन शासकों ने दोस्तों स्वयं को, अपने आप को सर्वोच्च अधिकारी मान लिया, और सर्वोच्च अधिकारी के रूप में उन्होंने जिस उपाधि का प्रयोग किया या जिस पद का प्रयोग किया उस पद को बादशाह या पादशाह कहा गया। समझ में आ गई होगी बात? दोबारा देख लीजिए। मुगल शासकों ने खलीफा के आधिपत्य को तो स्वीकार किया नहीं, और अपने आप को अपने साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी चुन लिया भाई, या मान लिया, और उन्होंने यहां उपाधि ग्रहण कर ली बादशाह या पादशाह। इसीलिए तो दोस्तों हम पढ़ते हैं बादशाह अकबर, बादशाह जहांगीर, बादशाह शाहजहां, बादशाह औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखें। ये जो बादशाह होता था ना दोस्तों, बादशाह या पादशाह मुगल काल का सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता था। सर्वोच्च अधिकारी का मतलब क्या हुआ भाई? यानी मुगल प्रशासन की जितनी भी जो शक्तियां होती थी ना, उनका सर्वे सर्वा ये बादशाह होता था भाई। अब किसी भी गवर्नमेंट में आमतौर पर, या किसी भी सत्ता में या सरकार में आमतौर पर दोस्तों तीन प्रकार की सरकारें होती हैं। एक तो कार्यपालिका, एक व्यवस्थापिका और एक न्यायपालिका। कार्यपालिका का काम होता है कानूनों को लागू करना। व्यवस्थापिका का काम होता है
कानूनों का निर्माण करना। और न्यायपालिका का काम होता है व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए और कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए सभी कानूनों को सुरक्षा प्रदान करना या उन कानूनों की व्याख्या करना। यह काम किसका होता है भाई? न्यायपालिका का होता है। तो दोस्तों लोकतांत्रिक देशों में तो ये तीनों अधिकार अलग अलग संस्थाओं को दिए जाते हैं। जैसे अपना भारत है, भारत में जो संघीय सरकार है या जो केंद्रीय सरकार है उसका 3 भागों में क्षैतिज वितरण किया गया है भाई। ठीक है, एक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, और तीनों को अलग अलग अधिकार दिए गए हैं। तीनों मिलजुल के काम करती है ये संस्थाएं और एक दूसरे पे नियंत्रण भी रखती है, यानी कि शक्ति संतुलन भी रखती है। लेकिन दोस्तों मुगल काल में ऐसा नहीं होता था भाई। नहीं होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि मुगल काल में लोकतंत्र नहीं चलता था भाई। आज भारत में तो लोकतंत्र चलता है, उस टाइम पे राजतंत्र चलता था। क्या चलता था? राजतंत्र। इसलिए ये जो तीनों संस्थाओं के कार्य थे ना, कार्यपालिका के, व्यवस्थापिका के और न्यायपालिका के, ये तीनों के काम दोस्तों एक ही आदमी करता था भाई, और वो आदमी था बादशाह या बादशाह। बादशाह या बादशाह, अर्थात बादशाह मुगल प्रशासन का स्वयं सर्वोच्च अधिकारी होता था और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की जो तीनों शक्तियां थी अंतिम रूप से वो इसी बादशाह में निहित होती थी। बादशाह ने जो निर्णय दे दिया ना दोस्तों एक बार, या जो आदेश दे दिया ना, वो ही 100% सत्य माना जाता था। बादशाह के खिलाफ कोई भी व्यक्ति कार्यवाही नहीं कर सकता था, कोई भी व्यक्ति इसका विद्रोह नहीं कर सकता था, या कोई भी इसके द्वारा बनाए गए नियम की अवहेलना नहीं कर सकता था। इसीलिए तो इस गवर्नमेंट को निरंकुश सरकार कहा जाता था, केंद्रीय सरकार कहा जाता था। आ गई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब दोस्तों बादशाह की मदद करने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। उस मंत्री परिषद को वजारत कहा गया भाई। बादशाह की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसे क्या कहा गया भाई? वजारत कहा गया। आज भी तो होती है ना दोस्तों प्रधानमंत्री की सहायता करने के लिए मंत्री परिषद। वैसे दोस्तों प्रधानमंत्री की तरह पहले बादशाह होता था, तो बादशाह की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसे वजारत कहा जाता था। तो आपको ध्यान रखना है कि मुगल काल में वजारत क्या होती थी। वजारत एक प्रकार की मंत्री परिषद होती थी जिसका गठन मुख्य रूप से बादशाह की सहायता करने के लिए किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब दोस्तों इस वजारत में अनेक पद होते थे भाई, इसमें अनेक अधिकारी होते थे। मंत्री परिषद में तो अलग अलग मंत्री होते हैं भाई, आजकल भी तो होते हैं। जैसे कोई कोयला मंत्री होता है, कोई परिवहन मंत्री होता है, कोई डिफेंस मिनिस्टर होता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के मंत्री होते हैं, तो पहले भी होते थे। जैसे अकबर या बादशाहों की जो वजारत होती थी, मंत्री परिषद होती थी, उसमें दोस्तों एक तो वजीर या वकील होता था। ठीक है, एक दोस्तों दीवान होता था, एक मीर बख्शी होता था, एक मीर ए सामा होता था, सदर उस सुदूर होता था, काजी उल कुजात होता था, एक मुहंसिब होता था, और एक मीर ए आतीस होता था, और एक होता था दोस्तों मीर ए बहर। ठीक है, ये प्रमुख अधिकारी होते थे इस वजारत के। अब देखिए दोस्तों आप कि इन अधिकारियों के क्या क्या काम होते थे भाई, कौन कौन सा विभाग संभालते थे। सबसे पहले देखते हैं वजीर या वकील। वजीर या वकील इस मंत्री परिषद का जो प्रधान होता था, जो मुखिया होता था, वह होता था भाई वजीर। ठीक है, यानी कि बादशाह के बाद मुगल काल में जो दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी होता था, जो दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी होता था वह वजीर या वकील ही होता था। मुगल प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी तो होता था बादशाह है, दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी होता था दोस्तों वजीर, जिसे वकील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये वजीर और जो वकील का पद है ना, मुगल काल में स्थायी नहीं रहा भाई, ये बदलता रहा। जैसे दीवान ए वजारत के नाम से पद बना दिया अकबर ने। अकबर ने वजीर की जगह क्या बना दिया भाई? दीवान ए वजारत, यानी वजीर का मुखिया। अकबर ने तो इस पद का गठन किया था। ऐसा बताया जाता है कि शाहजहां ने इस वजीर पद को ही समाप्त कर दिया था। जो मुगल बादशाह थे ना शाहजहां,
उन्होंने तो इस वजीर पद को ही समाप्त कर दिया था। और ये वजारत के जो जितने भी अधिकार होते थे ना, वो दोस्तों इसने वकील को दे दिए थे भाई। किसको दे दिए थे? वकील को। तो वजीर कौन होता था? ये बादशाह के बाद दूसरा सर्वोच्च अधिकारी होता था भाई, ठीक है। या मंत्री परिषद में सबसे प्रमुख व्यक्ति होता था। मुगल काल में यह पद स्थायी नहीं था। अकबर ने वजीर या दीवान की जगह दीवान ए वजारत का गठन किया और शाहजहां ने वजीर पद को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया और इसके जो जितने भी अधिकार होते थे वो इसने वकील को दे दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, दीवान। मंत्री परिषद का अगला अधिकारी भाई दीवान होता है। दीवान का काम होता था दोस्तों वित्त विभाग को संभालना, मुद्रा व्यवस्था को संभालना, लेन देन, रुपए, टक्के, पैसे, ये जो सारी व्यवस्था होती थी दोस्तों, धन का जितना भी जो मामला होता था ना, खजाने का मामला, वो दोस्तों दीवान संभालता था। कहते हैं ना दीवान साहब, तो दीवान साहब का काम होता था दोस्तों पूरी वित्त व्यवस्था को देखना, ठीक है। अब वित्त व्यवस्था में दीवान के क्या क्या काम होते थे भाई? सबसे पहला काम भू राजस्व का निर्धारण करना। भाई वित्त विभाग का पहला काम यही था भू राजस्व। भू राजस्व तो जानते हो क्या दोस्तों? प्राचीन समय में जमीनों से जो लगान आते थे, टैक्स आते थे या जो कर आते थे, जिन्हें लाग बाग कहा जाता था दोस्तों, उन्हीं करों की व्यवस्था को भू राजस्व व्यवस्था कहा जाता है या कर व्यवस्था कहा जाता है। यही कर दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट की आय का प्रमुख स्रोत मानी जाती है, ठीक है। तो भू राजस्व में दोस्तों एक तो ये निर्धारण करता था भाई कि कर किस प्रकार से लिया जाए, किसानों से लगान कितना लिया जाए, जैसे भूमि का 1/4 हिस्सा लिया जाए या 1/3 लिया जाए, 1/8 लिया जाए, ठीक है। तो जो सारी कर व्यवस्था होती थी इसका जो निर्धारण था वह दोस्तों ये दीवान ही करता था, ठीक है। इसका दूसरा काम होता था दोस्तों वसूली करने का काम, कि करों का निर्धारण करने के बाद में जो कर वसूली का काम होता था वो भी ये दीवान ही करता था। दीवान ही व्यक्तियों को नियुक्त करता था कि आप फलाने प्रांत में जाइए और वहां से टैक्स वसूल करके लेके आइए, ठीक है दोस्तों। तो दीवान का काम होता था करों का निर्धारण करना, करों की वसूली करना और उसका संग्रहण करना। अगला अधिकारी देखिए, एक दोस्तों मीर बख्शी पद होता था इस वजारत में। मुगल कालीन इस मंत्री परिषद में मीर बख्शी दोस्तों सेनापति होता था भाई, जो सेना का प्रधान अधिकारी होता था। युद्ध में जो सेना का आगे नेतृत्व करता था, सेनापति का जो पद होता था उसे मीर बख्शी कहा जाता था, ठीक है। देखिए अब इस सेनापति के भी भाई 3 काम थे मुख्य रूप से। कौन कौन से काम थे? एक तो सेना में सैनिकों की भर्ती करना, कि कौन सा जवान कौन सी टुकड़ी में आएगा भाई, जैसे घुड़सवारों में शामिल किया जाएगा, रथ सेना में शामिल किया जाएगा, नौसेना में शामिल किया जाएगा, या दोस्तों पैदल आधिपत्य में शामिल किया जाएगा, या हाथियों की सेना में शामिल किया जाएगा। तो जो भर्ती करने का काम होता था ना सेना के अंदर, सैनिकों को भर्ती करने का काम ये मीर बख्शी ही करता था। इसका दूसरा प्रमुख काम होता था दोस्तों वेतन देना। जो सभी प्रकार के सैनिक होते थे, सभी प्रकार के जो मनसबदार होते थे, उनको वेतन प्रदान करने का काम भी भाई किसका था? मीर बख्शी का था। मीर बख्शी का तीसरा महत्वपूर्ण काम था रसद सामग्री की व्यवस्था करना। रसद सामग्री का मतलब होता है सेना के लिए खान पान की व्यवस्था करना, भोजन पानी की व्यवस्था करना। तो सेना के लिए इस भोजन पानी की व्यवस्था भी कौन करता था भाई? मीर बख्शी ही करता था, या मुगल काल का सेनापति ही करता था। इस प्रकार मीर बख्शी या सेनापति के ये 3 काम होते थे: सैनिकों की भर्ती करना, उनको वेतन प्रदान करना और उनके लिए खान पान या रसद सामग्री की व्यवस्था करना। नेक्स्ट देखें, ये जो मीर बख्शी था ना दोस्तों, मीर बख्शी, इसको पे मास्टर ऑफ जनरल कहा जाता है भाई। ये बहुत ही अच्छा सवाल साबित हो सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि पे मास्टर ऑफ जनरल किसे कहा जाता है। पे मास्टर ऑफ जनरल मीर बख्शी को कहा जाता था, ठीक है। क्यों कहा जाता था इसे पे मास्टर क्यों कहा जाता था भाई? इसलिए कहा जाता था क्योंकि दोस्तों एक पत्र होता था ये सरखत के नाम से। मुगल काल में किसी को भी वेतन देने से पहले ये एक पत्र होता था सरकत। इस सरकत नामक पत्र पर जब तक ये मीर बख्शी हस्ताक्षर नहीं करता ना, तब तक दोस्तों किसी भी मनसबदार को वेतन नहीं मिलता था। किसी भी मनसबदार को वेतन नहीं मिलता था। मतलब
किसी भी सिपाही को तनख्वाह देने के लिए हरी झंडी दिखाने का काम कौन करता था भाई? ये मीर बख्शी करता था। इसीलिए इस मीर बख्शी को पे मास्टर ऑफ जनरल के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गई कहानी? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मीर ए साना या मीर ए सामा कौन होता था? जो शाही परिवार होता था ना दोस्तों, राज परिवार, जो बादशाह का राज परिवार होता था, उसकी जितने भी आवश्यकताएं होती थी, जितनी भी जरूरतें होती थी, उनको क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, ये सारी जानकारी रखता था मीर ए सामा, और उनकी सभी जरूरतों को पूरा करने का दायित्व भी संभालता था। नेक्स्ट पद देखें, सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर, दोस्तों सद्र उस सुदूर नामक ये जो पद होता था वजारत में या मंत्री परिषद में, ये काम संभालता था भाई धर्म और दान विभाग। किस मामले में धर्म का काम करना है, किसको कहां पर कितना दान करना है, ये जो सारा काम था दोस्तों सद्र उस सुदूर संभालता था या धर्म दान का काम संभालता था। एक पद दोस्तों ये महत्वपूर्ण था, पद था भाई काजी उल कुजात। काजी उल कुजात मुगल काल में दोस्तों जो न्यायाधीश होता था, जो जज साहब होते थे ना दोस्तों, न्यायिक व्यवस्था को संभालने वाले या न्यायिक फैसले देने वाले जो व्यक्ति होते थे, वो तो होते थे दोस्तों काजी उल कुजात। आपसे पूछ ले जाए कि मुगल काल में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? काजी कहा जाता था या काजी उल कुजात के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, अगला पद देखिए, मुहंतसिब। कौन था भाई? मुहंतसिब। मुहंतसिब बहुत इंपॉर्टेंट पद होता था, ध्यान रखना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पद है ये मुहंतसिब। मुहंतसिब दोस्तों एक तो नाप तोल का अधिकारी होता था भाई, मतलब कि बाजार के अंदर नाप तोल की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, लेन देन की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्रय विक्रय की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, या व्यापार की व्यवस्था न्यायपूर्ण है या नहीं है, ये सारी बात जांचने का काम दोस्तों मुहंतसिब का होता था। तो मुगल काल में नाप तोल अधिकारी मुहंतसिब ही होता था। ये दोस्तों सदाचार और नैतिक आचारों या नीति निर्धारण करने वाला पद होता था मुहंतसिब, मतलब अन्याय के काम नहीं होने देता था ये मुहंतसिब। यदि कोई भी बेईमानी करता, कोई भी करप्शन करता, कम तोलता, मिलावट करता बाजार के अंदर या कालाबाजारी करता, तो उसको सजा देने का जो काम था या उसके बारे में जो पूरी जांच पड़ताल करने का जो काम था ना, वो दोस्तों मुहंतसिब का ही होता था। और यही मुहंतसिब दोस्तों नैतिक आचारों की नीति निर्धारण भी करता था। ये बाजार में लिस्ट लगा देता था दोस्तों कि कोई भी बेईमानी नहीं करेगा, कोई भी कालाबाजारी नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी ग्राहक के साथ गलत कार्य करेगा तो उसको यह सजा दी जाएगी, इसके इतना जुर्माना लगेगा, यह दंड लगेगा। यह सारा निर्धारण करने का काम किसका होता था भाई? मुहंतसिब का होता था। इसी मुहंतसिब को औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने की जिम्मेदारी दे दी थी भाई। औरंगजेब भारत में हिंदू मंदिरों का दुश्मन था, हिंदू मंदिरों का शत्रु था। इसने दोस्तों भारत के बड़े बड़े महत्वपूर्ण मंदिरों को तोड़ दिया, महत्वपूर्ण इसने दोस्तों जो मूर्तियां होती थी इनको तोड़ दिया। तो भारत में मंदिर तोड़ने का जो काम मुख्य रूप से जिस शासक ने किया वह मुगल बादशाह औरंगजेब था। और औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाने के लिए जिस व्यक्ति को प्रधान रूप से नियुक्त किया था ना, उस व्यक्ति का नाम दोस्तों मंत्री परिषद में ये मुहंतसिब पद के व्यक्ति को संभालता था भाई, या मुहंतसिब नामक व्यक्ति को ये काम देता था। कौन भाई? औरंगजेब। तो सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में मुगल काल के दौरान औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने की जिम्मेदारी मंत्री परिषद या वजारत के कौन से पद को दे रखी थी? मुहंतसिब को दे रखी थी। साधारणतया मुहंतसिब नापतोल या सदाचार या नैतिक नीति निर्धारण करने वाला पद हुआ करता था। दो दोस्तों इसमें अन्य पद भी होते थे। ये 7 तो प्रधान पद होते थे वजारत में या मंत्री परिषद में मुगलों की में, ये 2 अन्य पद होते थे भाई। एक तो मीर ए आतिश और एक मीर ए बहर। जो मीर ए आतिश है ये तोप खाने का रखवाला होता था भाई। जो मुगल कालीन गोला बारूद तोप खाना होता था ना, उसके ऊपर जो पूरा कंट्रोल करने का काम होता था वह दोस्तों इसी का होता था, मीर ए आतिश का। तो सवाल पूछ लिया जाए कि मुगल काल में मीर ए आतिश ये अधिकारी कौन होता था भाई? तोप खाने का अधिकारी होता था। ठीक है, आतिशबाजी दोस्तों गोला बारूद फटाका बम ये सारे जो काम होते थे आतिशबाजी में होते हैं।
तो अतीश से समझ जाना भाई, तोप खाने का अधिकारी होता था। मीर ए बहर दोस्तों नौसेना का अधिकारी होता था भाई। मीर ए बहर कौन होता था? नौसेना का अधिकारी होता था। ठीक है दोस्तों, एक बार दोबारा देख लीजिए। मुगलकालीन प्रशासन में, मुगलकालीन प्रशासन दोस्तों निरंकुश व्यवस्था थी, केंद्रीय सरकार थी, राजतंत्र था। जदुनाथ सरकार ने द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सरकार में इसे फौजी सरकार नाम दिया है। मुगल काल का सबसे बड़ा अधिकारी बादशाह या पादशाह होता था। इसने खलीफा की शक्तियों को स्वीकार किया नहीं और खुद ये सर्वोच्च अधिकारी बन गया। ठीक है, इसकी सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसे वजारत कहा गया। वजारत का प्रधान वजीर या वकील होता था। यह पद स्थायी नहीं था। अकबर ने तो दीवान वजारत के नाम से पद गठन किया था। शाहजहां ने दोस्तों वजीर पद पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था और इसके सारे अधिकार इसने वकील नामक पद को दे दिए थे। बादशाह के बाद में मंत्री परिषद या जो वजीर होता था, यह दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी होता था। मंत्री परिषद के अन्य अधिकारी देखिए, दीवान यह वित्त विभाग संभालता था। मीर बख्शी सेनापति का काम करता था। मीर बख्शी को पे मास्टर ऑफ जनरल कहते हैं। यह मीर बख्शी एक सरखत नामक पत्र पर हस्ताक्षर करता था, तभी मनसबदारों को वेतन मिलता था। मीर ए सामा शाही परिवार की जरूरतों को पूरा करता था। सदर उस सुदूर धर्म और दान विभाग को संभालता था। काजी उल कुजात ये न्यायाधीश होता था। मुहंसिब नापतोल का अधिकारी होता था। सदाचारों की नीति निर्धारण करने वाला अधिकारी होता था। औरंगजेब ने इसी मुहंसिब को हिंदू मंदिर तोड़ने की जिम्मेदारी दी थी। मीर ए आतिश तोप खाने का अधिकारी होता था और मीर ए बाहर नौसेना का अधिकारी होता था। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट, मुगल कालीन साम्राज्य विभाजन देखिए दोस्तों। मुगल कालीन साम्राज्य का विभाजन दोस्तों इस प्रकार था। सामान्य रूप से मुगल कालीन जो साम्राज्य होता था वह दोस्तों सूबों में बटा हुआ था। सूबा यानी प्रांत। मुगल काल में प्रांत या राज्य को या आजकल जिसे स्टेट कहते हैं अपन, उसे दोस्तों सूबा कहा जाता था। फिर सूबा के बाद में जो विभाजन की इकाई थी साम्राज्य विभाजन की, वह सरकार होती थी। जिस तरीके से दोस्तों आजकल अपने जिले होते हैं ना, जनपद, वो मुगल काल में दोस्तों सरकार के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, फिर जिला जिन इकाइयों में बटा हुआ था दोस्तों उसे परगना कहा जाता था। ठीक है, आजकल दोस्तों जिले जिस प्रकार तहसीलों में डिवाइड रहते हैं ना, उसी प्रकार मुगल काल के जिले यानी कि जो सरकार है वो परगना रूपी तहसीलों में बटी हुई थी। ठीक है, फिर दोस्तों ये परगना विभाजित था गांवों में, जिसे मौजा भी कहा जाता था। अपने तहसीलें गांवों में बटी हुई होती है। तो मुगल काल का साम्राज्य विभाजन सामान्य रूप से तो इस प्रकार था भाई, पूरा साम्राज्य, फिर ये प्रांतों यानी सूबों में, फिर ये सरकार यानी कि जिलों में, जिले परगनों में यानी तहसीलों में, और तहसीलें गांवों में या मौजों में। ठीक है, ये तो था सामान्य रूप से। जो शाहजहां था ना दोस्तों, शाहजहां ने एक नया पद सर्जन कर दिया था भाई, चकला के नाम से। शाहजहां ने एक नए पद का गठन कर दिया था चकला के नाम से। जैसे साम्राज्य, इसने साम्राज्य का विभाजन सूबों में किया, पहले भी यही था। फिर सूबा का विभाजन सरकार में किया, इसमें भी इसी प्रकार था। फिर सरकार का विभाजन इसने डायरेक्ट परगने में नहीं किया भाई, जैसे इधर तो सरकार के बाद में परगने आ गए थे सामान्य रूप से, लेकिन शाहजहां ने यहां थोड़ी सी विभाजन की व्यवस्था में बदलाव कर दिया भाई। इसने सरकार और परगना मतलब जिले और तहसील के बीच में एक नया और पद गठित कर दिया। ये एक नई प्रशासनिक इकाई और गठित कर दी जिसे चकला कहा जाता है भाई। जैसे फॉर द एग्जांपल आजकल की पंचायत समितियां अपने तहसील और जिले के बीच में दोस्तों पंचायत समिति को ही आधार मानते हैं। तो उस टाइम पे भी दोस्तों शाहजहां ने क्या किया, सरकार और परगना के बीच में चकला नामक प्रशासनिक इकाई भी बांट दी। ठीक है, फिर चकला को इसने परगनों में बांटा, तहसीलों में, और तहसीलों को फिर गांवों में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब दोस्तों शेरशाह सूरी मुगल राजवंश के बीच में ही थोड़े से दिनों तक शासक बना था भाई। जो सूर राजवंश है वह चलता है 1540 से 1555 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 15 साल तक शासन चलता है, जिसमें शेरशाह सूरी और उसके उत्तराधिकारी शासन करते हैं। शेरशाह सूरी ने दोस्तों सबसे शॉर्टकट रास्ता अपनाया भाई। इसने साम्राज्य को ज्यादा भागों में नहीं बांटा। इसने जैसे मान लीजिए इसका साम्राज्य को इसने सूबों में तो बांटा नहीं, इसने प्रांत तो बनाए नहीं, डायरेक्ट इसने जिले बना दिए भाई। ठीक है, सरकार बना दी, सरकार को तहसीलों में बांट दिया और तहसीलों को गांवों में बांट दिया। वैसे देखा जाए तो दोस्तों शेरशाह सूरी की जो प्रशासनिक व्यवस्था है ना, ये बहुत ही सरल है और एकदम सीधी है। इसने ज्यादा इकाइयों में विभाजन नहीं किया था। तो इस प्रकार दोस्तों मुगल काल में ये साम्राज्य का विभाजन होता था। अब यहाँ इनकी थोड़ी सी प्रारंभिक जानकारी भी देख लीजिए। मुगल काल में दोस्तों जो सूबा होता था ना, सूबा, इस सूबे का मालिक सूबेदार कहलाता था। प्रांतपति को क्या कहा जाता था मुगल काल में?
सूबेदार या इसे सिपह सालर भी कहा जाता था भाई। या तो इसे सूबेदार कहा जाता था या फिर इसे सिपह सालर कहा जाता था। इस सूबेदार या सिपह सालर का प्रमुख काम होता था कि अपने अपने सूबों में, अपने अपने प्रांतों में शांति व्यवस्था बनाए रखे, अपने अपने प्रांतों में शांति व्यवस्था स्थापित रखे। ठीक है दोस्तों, जो मुगल काल की प्रांतीय व्यवस्था थी ना, केंद्र के जो नीचे प्रांतीय व्यवस्था या जो सूबा होता था, सरकार होती थी, परगना होता था, उसमें दोस्तों केंद्र का मिनी मंडल कहा जाता है इसमें। जैसे उदाहरण के लिए इधर दोस्तों ये जो वजीर होते थे, वकील होते थे, दीवान होते थे, मीर बख्शी होते थे, वैसे दोस्तों प्रांतों में ही ऐसे नाम लेके जाते थे, जैसे प्रांतीय दीवान, प्रांतीय बख्शी। तो प्रांतों में बख्शी प्रांत का सेनापति होता था, प्रांतों में दीवान प्रांतीय व्यवस्था का वित्त विभाग का अध्यक्ष होता था। ठीक है, इसलिए प्रांतों में केंद्र के मिनी मंडल के रूप को स्वीकार किया गया। दोस्तों जो सरकार होती थी मुगल काल में, जो सरकार यानी जिले के रूप में होती थी, सरकार के मुखिया को दोस्तों फौजदार कहा जाता था भाई। क्या कहा जाता था? फौजदार। आजकल दोस्तों जो जिले का मुखिया होता है उसे कहने का मतलब जो सरकारी प्रतिनिधि होता है उसे तो कलेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो सरकार का जो अधिकारी होता था वो फौजदार होता था। इसका काम होता था पूरे जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, एक होता था दोस्तों आमूल गुजार। जिले के अंदर आमूल गुजार नामक अधिकारी वित्त अधिकारी होता था भाई। ठीक है, यानी सरकार के अंदर वित्त व्यवस्था संभालने वाला जो अधिकारी होता था, इसे आमूल गुजार के नाम से जाना जाता है। जो परगना होता था, परगना के मुखिया को दोस्तों सिकदार कहा जाता था भाई। परगना के मुखिया को क्या कहा जाता था? सिकदार कहा जाता था। और इसका प्रमुख काम होता था शांति व्यवस्था बनाए रखना, परगने में या तहसील हेडक्वार्टर पर शांति व्यवस्था बनाए रखना। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की प्रारंभिक जानकारी दी है। दोस्तों जो अपना मुगल साम्राज्य का विभाजन है, इसके ऊपर अपनी एक और वीडियो क्लास डलेगी और यह वीडियो क्लास पूरे मुगल राजवंश की अंतिम वीडियो क्लास साबित होगी भाई। यानी कल की वीडियो क्लास के बाद में पूरा मुगल साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अपन इतिहास का एक नया टॉपिक प्रारंभ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। दोस्तों यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है या आपको अच्छी लगी है तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।